जय हिंद। तो आज का जो चैप्टर है वो है श्वसन। क्योंकि हमने आपको जो छोटी आंत बड़ी आंत तक समझा दी थी, तो अगला जो हेडिंग थी ना, जय प्रकरण की, वो श्वसन थी। तो श्वसन को मैंने आज इसमें समझाने की कोशिश करूंगा और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो श्वसन क्या है कि मैं आपको इसको अच्छे से पूरा कंप्लीट कर दूंगा इस वीडियो में, क्योंकि श्वसन जो है ना थोड़ा लंबा है, लेकिन टेंशन ना लो, लंबा हो कितना भी, लेकिन आपको शॉर्ट तरीके से, आपको अच्छे तरीके से पूरा श्वसन समझा देंगे। देखो श्वसन क्या है कि श्वसन एक तरह की प्रक्रिया है जो सभी जो जीवधारी हमारे होते हैं, जितने भी जीवधारी हैं, सभी जीवधारियों को श्वसन की आवश्यकता पड़ती है। अब देखो श्वसन अगर ये नहीं करेंगे, क्योंकि श्वसन करना बहुत जरूरी है। श्वसन क्यों? क्योंकि कोशिका को ऊर्जा या कोश की श्वसन करने के लिए हमें श्वसन जो है ना, वो एक तरीके के, जैसे कह सकते हैं कि जब आप लोग पानी में जब जाते हो, पानी में अंदर, तो पानी जब अंदर जाते हो तो आप देखो घुटन से फील होने लगती है। जब घुटन फील होने लगती है, आप ठंड के महीने में जब कंबल ओढ़ के या रजाई ओढ़ के अच्छे से लेट जाते हो, तो उसमें घुटन फील होने लगती है। ज्यादा देर तक अगर चारों तरफ से दबा के लेट जाओ तो क्या होता है, घुटन फील होने लगती है। तो जो घुटन फील होती है कि श्वसन, क्योंकि हमारे बॉडी को ऑक्सीजन जरूरत बहुत जरूरत होती है। जिस तरीके से हम अपनी बॉडी को आगे बढ़ाने के, ग्रोथ करने के लिए हम भोजन का प्रयोग करते हैं, भोजन खाते हैं, न्यूट्रिशन जो करते हैं, उसके बावजूद भी हमें श्वसन की बहुत जरूरत है। अगर हमारे शरीर में श्वसन नहीं होगा तो ये जो भोजन हमने खाया, इस भोजन का कोई महत्व नहीं रहने वाला। क्यों? श्वसन होगा नहीं, हमारा शरीर चलेगा नहीं, हम खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो श्वसन हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है और श्वसन होना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए ये चैप्टर जो है वो श्वसन के ऊपर पूरा है। और क्लास 10th का श्वसन का पहले जय जय प्रक्रम की ये श्वसन हेडिंग जो है वो बड़ी, याद के बाद श्वसन ही हेडिंग बड़ी हुई है। जितने हमारे क्लास 10th के बच्चे देख रहे हैं या कंपटीशन के बच्चे देख रहे हैं, वो सारे लोग अपनी किताब खोल के देख ले जाके, आपको ये वहीं पे मिलेगी। लेकिन हाँ, मैंने ये शॉर्ट थोड़ा कर दिया, लेकिन समझाऊंगा आपको लॉन्ग तरीके से। आप लोग अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाए, जो हम बोले वो सब आपने लिखते जाना। हम आपको लॉन्ग करके समझाएंगे, सिर्फ हमने शॉर्ट करके इधर व्हाइट बोर्ड पे लिख के आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए बाबू, सबसे पहले क्या है कि ये जीवधारी की कोशिकाओं को ऊर्जा और क्रियाओं को संपन्न करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? श्वसन की पड़ती है। मतलब कि जो हमारी कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। अब देखो ऊर्जा जो है, ऊर्जा, क्योंकि हम भोजन जब करते हैं भोजन से भी हमें ऊर्जा मिलती है, लेकिन श्वसन से भी हमें ऊर्जा मिलती है। अभी बताते हैं श्वसन की ऊर्जा किस रूप में मिलती है हमको। क्योंकि भोजन तो हम कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, इनके माध्यम से हम श्वसन ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन श्वसन को हमें ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? तो श्वसन से ऊर्जा कहाँ से मिलती है, वो चीज भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो ये सीधा कह रहा है कि कोशिकाओं को ऊर्जा और क्रियाओं को संपन्न करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? श्वसन की जरूरत पड़ती है। अब देखो, कोशिकाओं को ऊर्जा भोजन के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। अब जो हमारी कोशिकाएं होती है ना, मैंने आपको बताया भोजन से हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, तमाम चीजें मिल जाती हैं। लेकिन ये भोजन से मिलती तो, लेकिन मिलती कैसे भोजन से? वो चीज भी एक इंपोर्टेंट को टॉपिक है ना। समझा रहा कि नहीं आ रहा? ये चीज भी देखो कैसे समझाते हैं आपको कि जो कोशिकाओं को जो ऊर्जा भी मिलती है, तो भोजन का क्या होता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब समझे, क्योंकि जब तक हमारे शरीर में ऑक्सीजन नहीं जाएगी तब तक ऑक्सीकरण नहीं होगा। मैंने आपको बताया था, देखो वसा का पाइलसीकरण होता था, पाइसीकरण होता था, एमल्सीकरण होता है, ये सारे होते हैं। इसी तरीके से भोजन का ऑक्सीकरण होना बहुत जरूरी है। अगर भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा तो इसको ऊर्जा नहीं मिलेगी। कोशिका जो है, कोशिकाओं को ऊर्जा नहीं मिलेगी, कोशिकाओं को ऊर्जा नहीं मिलेगी, ग्रोथ नहीं होगी। क्योंकि जीवन की पहली इकाई, छोटी, सबसे छोटी इकाई हमारी क्या होती है? कोशिका होती है। समझा कि नहीं? तो इस कोशिका को ग्रोथ करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है और श्वसन द्वारा भी मिलती है। तो देखो, हमने आपको बता दिया कि ऑक्सीकरण जब होता है तब हमें क्या मिलता है? ऊर्जा प्राप्त होती है। जो कोशिकाएं होती हैं, भोजन का जब ऑक्सीकरण हो जाता है तब हमें हमारी कोशिकाओं को क्या मिलता है? तब इनको हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इतनी चीज समझ आ गई? अब देखो, ये बात तो रही है अपने मनुष्य के ऊपर, लेकिन जो हमारे अदरवाइज जानवर हो गए, और जानवर ही हमारा शोषण करते हैं। उसके बाद पेड़ पौधे ये भी शोषण करते हैं। अगर शोषण नहीं करेंगे तो हम लोग तो ऑक्सीजन लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेगा? और कार्बन डाइऑक्साइड जब कोई लेगा नहीं तो क्या होगा? आगे चल के ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हो जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, हमें घुटन फील होगी, हम खत्म हो जाएंगे। तो ये एक चक्रण है। क्या है? चक्र। वो अभी आपको मैं आगे बताऊं चल के। क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पेड़ पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। उनका ये क्लोरोफिल द्वारा उपस्थिति होती है। वो शायद मैंने पता नहीं पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया होगा, आप लोग कमेंट कर देना, मुझे ध्यान नहीं है, तो मैं आपको उसके ऊपर आपको पूरा वीडियो बना के दे दूंगा। चलिए देखिए, अब आगे जो कह रहा है कि श्वसन शब्द कोश का श्वसन के लिए किया गया है। मतलब श्वसन शब्द का जो उपयोग किया गया है, या जो श्वसन शब्द इसमें लिखा गया है किताब में, जो पूरा एक्सप्लेन किया गया है, वो कोश का शोषण के लिए किया गया है। क्योंकि कोश का कोई ऊर्जा जरूरत पड़ती है। भाई फेफड़ों क्या है? फेफड़े फूल रहे, डाउन हो रहे, फूल रहे, सुतल हो रहे, ये ऐसे हो रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से किसको ऊर्जा जरूरत पड़ रही है? तो वो बाबू हमारे कोशिका को जरूरत पड़ रही है। इसलिए इसका नाम दे दिया श्वसन शब्द का, जो श्वसन शब्द कोशिका श्वसन के लिए किया गया है, क्योंकि कोश का कोई श्वसन करना पड़ता है।
कोशिका को ही ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, तो उसको श्वसन शब्द इसीलिए कोशिका को दे दिया गया है। तो ये क्या आप आगे कह रहे हैं, यह अपचयी क्रिया जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कैटाबोलिक। मैंने आपको जब ब्रेन समझाया था तो ब्रेन में मैंने आपको बताया था कैटाबोलिक एनाबोलिक, ये बताया नहीं बताया, ये इसी में होते हैं। क्योंकि अपचय को हम कैटाबोलिक बोलते हैं और अपचय को एनाबोलिक बोलते हैं। देखो कैटाबोलिक क्या है कि इसमें अपचय, भोजन का अपचय होता है, तो इसलिए हमारा तो हमने बताया था कैटाबोलिक, कैटाबोलिक एनाबोलिक ये सारे मिलके एमिनो एसिड मिल गए। अब एमिनो एसिड मिल रहा था तो सर इसमें ब्रेन में एमिनो एसिड कहाँ से आ गया, तो एमिनो एसिड कहाँ इधर था, वो उधर नहीं था। अपचय क्योंकि कैटाबोलिक ये चीज मैं इंग्लिश में बोल रहा था, वो शब्द सिर्फ वो मैंने इंग्लिश में बोल के समझाया था, लेकिन इसकी हिंदी क्या है, अपचयी। हिंदी उतने टाइम पे ध्यान नहीं रहा जैसे हम आप लोगों को बता देते, लेकिन हाँ आप समझ लो अच्छे से। तो अपचयी को हम क्या बोलते हैं, कैटाबोलिक, और अपचयी को एनाबोलिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपचयी क्रिया है जो भोजन को क्या करता है, भोजन को ऑक्सीकरण किया जाता है, मतलब कि ये अपचय द्वारा ही भोजन का ऑक्सीकरण होता है। देखो ऊपर मैंने भी बताया कि भोजन का ऑक्सीकरण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो भोजन का ऑक्सीकरण होगा कैसे, जब तक हमारे बॉडी में या जब तक हमारे शरीर में या अदरवाइज सभी जीवधारियों पेड़ पौधों में अगर भोजन का अपचयन नहीं होगा या अपचय नहीं होगा, तो ध्यान रखना उसका कभी भी ऑक्सीकरण नहीं हो सकता है। अपचय होने के बाद, क्योंकि ये छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं, जिस तरीके से मैंने बताया था एंजाइम जो हमारे होते हैं, वो एंजाइम किसका काम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं। इसी तरीके से जो अपचय क्रिया होती है वो भी भोजन को ऑक्सीकरण करने की क्रिया करती है। एक चीज समझ में आ रही नहीं आ रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे क्या हो रहा है कि श्वसन एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। मैंने अभी आपको बताया कि श्वसन जो है वो एक चक्रण है, इसमें चरणबद्ध लिख दिया कि चक्रण, चक्र में समझो इधर से ऐसे करके गया, इधर आ गया, इधर गया, इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया, ये चक्रण है। जैसे हमने ऑक्सीजन ग्रहण करी, बताओ हम क्या निकाल देते हैं बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये चक्रण है, गई अंदर निकल आई। हमने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली, क्या पेड़ों ने क्या ग्रहण की, पेड़ों ने क्या ग्रहण की, कार्बन डाइऑक्साइड, दिया क्या हमको, ऑक्सीजन, तो उधर से ऑक्सीजन मिली, हमने ग्रहण करी, हमने कार्बन डाइऑक्साइड निकाली, उन्होंने ग्रहण करी, उन्होंने फिर वही काम किया। तो ये क्या है, ये चक्रण है, एक प्रकार का चक्र लगा पड़ा है, जिस चक्र में ये दुनिया घूम रही है, दुनिया झूम रही है। समझा क्या नहीं आ गया मेरी बात को, ये चीज है। चलिए आगे देखते हैं। तो चक्र देखो, श्वसन एक क्या है कि हमारा चक्र चरणबद्ध है, कह रहे कि श्वसन की पूर्ण प्रक्रिया श्वसन समीकरण से समझते हैं। मतलब जो श्वसन हमारा है, क्योंकि हम देखो अब चक्र से भी घूमती है, अब इसमें हमने आपको जो श्वसन का पूरा ये लिख के दे दिया है। अब वो श्वसन कैसे करते हैं, या श्वसन हमें पता है कि हमने ली ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, श्वसन हो गया, लेकिन हमारे बॉडी में अंदर जाने के बाद किस तरीके से होगा। देखो यहाँ पर एक सूत्र लिखा हुआ है, जिसका सूत्र है ग्लूकोज। देखो C6H12O6, ये ग्लूकोज क्यों लिखा मैंने, इसका सूत्र क्यों लिखा, नहीं भी लिखना चाहिए था, लेकिन नहीं, इसको लिखना बहुत जरूरी है। उसके बाद देखो मैंने ऑक्सीजन भी तो लिखी है, ऑक्सीजन क्या करते हैं, श्वसन ही तो करते हैं, लेकिन श्वसन होगा किसके साथ भाई। देखो लड़का है तो लड़की के साथ शादी होनी है, लड़की है तो लड़के के साथ शादी होगी। इसी तरीके शरीर में कॉम्बो चलता है, क्या चलता है, कॉम्बो, और कॉम्बो होना बहुत जरूरी है। अगर कॉम्बो नहीं होगा तो ध्यान रखना कुछ भी नहीं होने वाला है। अच्छे से पढ़ना, समझदार। देखो कॉम्बो होना, तो C6H12O6 ग्लूकोज हो गया, और ग्लूकोज को मिलाया मैंने किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। लेकिन अब यहाँ पर ये समझने वाली बात ये है कि सर ये ग्लूकोज क्या है, ये ग्लूकोज आया कहाँ से, ये समीकरण में ग्लूकोज कहाँ घुस गया आके बीच में, ये ससुरा कहीं से भी आगे बीच में टपक जाता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। देखो टपकने वाली बात एक अलग है, आना तो इसको जरूर पड़ेगा। अगर आएगा नहीं तो आपका जो शरीर चल रहा है ना, जो आप बैठे बैठे हमारी वीडियो देख रहे हो, जो आप बैठे बैठे पढ़ रहे हो, यार ना कुछ नहीं कर सकते हो अगर ग्लूकोज नहीं आएगा तो। मेरी बात समझ रही है, देखिए अब आके बताते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज से हमारा काम मिलता है भोजन से, हमने न्यूट्रिशन भोजन पाया, और भोजन खाने के बाद जिसका ऑक्सीकरण हुआ, अपचयन हुआ, अपचयन होने के बाद इसमें ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सारी चीजें अलग अलग निकलती हैं। तो ग्लूकोज हमें वहीं से मिलता है। ग्लूकोज मिला, ऑक्सीजन गई, ऑक्सीजन जाएगा तभी अपचयन होगा। तो इसलिए इन दोनों को लेना बहुत जरूरी था। समझ आ रही नहीं आ रही है, इन दोनों को हमने क्या लिया, साथ में लिया, ग्लूकोज को ऑक्सीजन को लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी। मैंने बताया भाई मैंने ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दिया, और H2O मतलब कि जल, पानी, पानी सूत्र क्या होता है H2O, आगे चल के क्या मिल गया हमें, ऊर्जा। इस तरीके से ऊर्जा में कोशिकाओं को प्राप्त होती। ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों को मिलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, जल भी मिल गया हमको, और उसके बाद ऊर्जा प्राप्त हो गई।
अब ये ऊर्जा किस तरीके से संचित होती है या किस तरीके से मुक्त होती है वो आपको समझाते हैं। तो श्वसन की जो ऊर्जा होती है, हम भोजन की तो ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन के माध्यम से मिल जाती है, लेकिन श्वसन की जो ऊर्जा होती है वो किसके रूप में मिलती है, वो चीज समझना बहुत जरूरी है। चलिए देखो बताते हैं आपको। श्वसन में मुक्त ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। मतलब जो श्वसन द्वारा में जो ऊर्जा मिलती है वो एटीपी के द्वारा में मिल जाती है, या एटीपी के द्वारा संचित मतलब इकट्ठे हो जाते हैं, संचित माने इकट्ठा ही होता है। अब ये एटीपी क्या है, तो एटीपी बाबू एक होता है एडीपी और एक होता है एटीपी। तो एटीपी हमारा एडिनो ट्राईफॉस्फेट और एडीपी होता है एडिनो डाईफॉस्फेट हमारा होता है। ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग अपनी कॉपी पे लिख लो, जल्दी लिखो फटाक से, जल्दी नोट करो। एटीपी एडिनो ट्राईफॉस्फेट, एडिनो ट्राईफॉस्फेट, एडिनो ट्राईफॉस्फेट। और एक और आपका होता है जिसका नाम होता है एडीपी, इसको भी लिखो एडिनो डाईफॉस्फेट। टी में ट्राई, डी में डाई, टी में ट्राई, डी में डाई, टी में ट्राई, डी में डाई, तो एडिनो ट्राईफॉस्फेट, एडिनो डाईफॉस्फेट। इस तरीके से हमारी श्वसन की जो ऊर्जा होती है वो संचित हो जाती है। श्वसन हमने ग्रहण की एडिनो डाई या एडिनो ट्राईफॉस्फेट के हिसाब से हमारी संचित हो गई, वो हमें आगे चल के मिल जाती है। इसीलिए हम जब सांस रोकते हैं या पानी में कूदते हैं तो सांस हम रोक लेते हैं, तो उतने टाइम सांस रोकने के बाद हमें कोशिका को ऊर्जा कौन देता है, ये देता है एटीपी। ये एटीपी जो संचित हो जाती है, इकट्ठी जो होती है, ये धीरे धीरे बाहर निकलती है। और जब तक एटीपी पूरी संचित मतलब खत्म नहीं हो जाती है तब तक घुटन हमें धीरे धीरे फील होती है। जब पूर्ण रूप से हो जाती है खत्म तो हमें अच्छी तरीके से घुटन फील होती है, लगते हैं मरने का चांस हो गया। समझ रहे हो? तो इस तरीके से हमें क्या मिलती है, ये एटीपी के द्वारा ऊर्जा जो होती है संचित हो जाती है। अब आपको यहाँ पर है श्वसन के पद, ये हेडिंग आपकी पड़ी हुई है। देखो श्वसन के बाबू पद क्या हो सकते हैं। श्वसन के पद आप समझ सकते हो कैसे, कि भाई हमने ग्रहण करी तो पहला पद हमने मुख से ग्रहण करी, नेक से ग्रहण करी, फेफड़ों गई, फेफड़ों ने ये पूरा बॉडी में जो हमने आपको बताया ब्लड घूम रहा है, ब्लड में भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि शुद्ध हमारा ब्लड वही होता है जिसमें ऑक्सीजन मिली होती है। जिसमें ऑक्सीजन ही नहीं होगी वो हमारा ब्लड कैसा होगा, अशुद्ध होगा। सबको पता अच्छी तरीके से, पता ही नहीं पता है। तो ये फेफड़ों में गया, फेफड़ों ने इसको ब्लड को ऑक्सीजन दी, ऑक्सीजन हमारा फिर पूरे हो गया, उसने लौटा के हमें कार्बन डाइऑक्साइड दे दी, बाहर निकल गई। इस तरीके से ये कुछ हमारे श्वसन के पद होते हैं, चरण होते हैं। ये पद इन्हीं द्वारा होते हैं कि मुख से हमने ग्रहण करी, फेफड़ों में गया, फेफड़ों ने पूरे बॉडी को क्या दिया, ऊर्जा दे दी, ऊर्जा देने के बाद और ये कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा बाहर निकाल दिया। तो ये क्या है, ये श्वसन का पद ही तो है हमारा। क्या ये श्वसन का पद है जो कि हमें एटीपी के द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है, अब आगे आपको समझाते हैं श्वसन और दहन में अंतर। श्वसन क्या है और दहन क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। देखो दहन अगर हम आपको अभी सिंपल तरीके से समझा, फिर अभी लिख के ही आपको समझा देंगे, टेंशन ना लो। देखो दहन और श्वसन क्या है। दहन अगर देखी जाए, दहन एक हमारी रासायनिक क्रिया है। दहन माने होता है जलना बाबू, क्या होता है, जलना। तो दहन एक क्या है कि जलती है ना, जो जलता है वो दहन होती है। बताओ हमारे शरीर में दहन होता कि नहीं होता, कमेंट करो सारे लोग, दहन होता है या नहीं, यस या नो। बिल्कुल होता है। दहन नहीं होगा तो भोजन कैसे हमारा ये अपचयन उपचयन ये काम क्रिया कैसे करेगा, ऑक्सीकरण कैसे करेगा। दहन होता बहुत जरूरी है और दहन हमारे शरीर में होता है। तो उसको सर जलता है क्या, जलेगा तो पेट ही जल जाएगा, नहीं ऐसा कुछ थोड़ी ना है। हमारे पेट में एंजाइम नहीं है, हमारी जो ग्रंथियां उनमें एंजाइम नहीं है, उन एंजाइम द्वारा ये दहन होता है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, दहन होता है। और श्वसन, श्वसन जो हम सांस लेते हैं, तो ये चीज अब आपको समझाते हैं। चलिए, और आप लोगों से गुजारिश है कि पेन कॉपी लेके बैठना, बस आप लोगों से बोल रहा हूँ मैं, पेन कॉपी लेके बैठो। ये समझ लो कि हम आपके सामने बिल्कुल फेस के सामने बिल्कुल बैठे हैं। ये मान लो कि हम आपके सामने बैठे हैं और हम पढ़ रहे हैं। ध्यान रखना, पढ़ाई में क्या मजा होता है वो आपको खुद पता चल जाएगा। एकदम ईमानदारी से पढ़ो, चाहे भले 1 घंटा ही पढ़ो, छोड़ दो उसके बाद। समझ आ रही नहीं है मेरी बात, आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए श्वसन और दहन। तो श्वसन क्या है, देखो श्वसन में लिखा, सबसे पहले एक हेडिंग आपकी पढ़िए कि श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। ये क्या है, ये एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। देखो एक जैव रासायनिक होती है, एक अजैव रासायनिक प्रक्रिया होती है। तो जो श्वसन हमारा है वो एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, क्योंकि हम जैव द्वारा, क्योंकि जैव प्रक्रम में पढ़ रहे हैं ना, इसे लाइव प्रोसेस पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारी ये जैव प्रक्रिया है। लेकिन दहन जो हमारा, वो दहन एक सिर्फ ओनली रासायनिक क्रिया है। रासायनिक, जैव थोड़ी ना है ये रासायनिक, हमने जला दिया तो रासायनिक हो गई। लेकिन ये जैव है क्योंकि हम खुद ग्रहण करते हैं।
ठीक है। तो ये जैव है और ये कैसी है, ये सिर्फ रासायनिक प्रक्रिया है। ये क्या, ये चरणबद्ध है लेकिन यह पद में संपन्न होती है। मतलब इसमें क्या होती है, ये चरण में संपन्न होती है चरणों द्वारा, लेकिन ये दहन हमारे क्या है, ये पद में संपन्न हुई। हमने आग लगा दी, ये दहन कर दिया, ले खत्म, पानी टाटा बाय बाय हो गया। लेकिन ये चरणों द्वारा भाई, ये इधर गया और फिर लौट गया, इधर उधर घूम घाम के तब आता है, ये चरणबद्ध है। तो ये चरणबद्ध में प्रक्रिया संपन्न होती है और ये हमारे किसमें, पद द्वारा संपन्न होती है। अगली आपकी है, यह कोशिकाओं के अंदर संपन्न होती है, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कोशिका, ये जो श्वसन को हम क्या कहते हैं, कोशिका श्वसन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कोशिकाओं में ही संपन्न होती है, इसलिए इसको कोशिका श्वसन कहते हैं। लेकिन इधर देखो, ये अजैव जगत की प्रक्रिया है। ये कैसी है, ये अजैव जगत प्रक्रिया है, क्योंकि ये अजैव है। ये कैसी, ये जैव में थी क्योंकि ये कोशिकाओं के अंदर हो रही थी, और ये अजैव जगत थी। क्योंकि अजैव है, समझ लो। ये अब बताओ, कोई इसको अपने शरीर में ये आग लगाएगा नहीं, वो एक अलग है, एक प्रक्रिया हमारे पेट के अंदर दहन होता है, वो एक अलग है। लेकिन पेट में दहन नहीं, तो उसको हम दहन बोल नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन होता है। अब वही बात है कि जिसका जलना, क्योंकि देखो, आपने देखा होगा जब हमारे पेट में भोजन जाता है, तो भोजन पेट में टुकड़े टूट पाट कर ये क्या होता है, सब हो जाता है, सब टूटना फाटने की क्रिया बनती है। तो ये कैसा है, ये हमारी अजैव जगत की क्रिया है। अब आगे ये चलते हैं, इसमें कह रहा है कि यह अब क्रिया होने पर एटीपी के रूप में मुक्त होती है। एटीपी मैंने अभी बताया, जब इसकी अब क्रिया होगी श्वसन की, जब श्वसन की अब क्रिया होगी तो इसके किसके रूप में होगी, ये एटीपी के रूप में संचित होगी जाके, एडेनोट्राइफॉस्फेट के रूप में। लेकिन ये क्या है कि ये अनियंत्रित अपक्रिया है, क्योंकि ये नियंत्रित अपक्रिया जो है वो एटीपी के रूप में संचित हो जाती है, लेकिन ये कैसी अनियंत्रित अपक्रिया है, इसके नियंत्रण नहीं है। समझा गया, नहीं आ गया, नियंत्रण नहीं है। अब दहन अगर हो रहा, मान लो आग जल रही है, तो क्या फिर तुम पानी फेंको जाके, लेकिन ऐसे फूंक मार मार के उसको बुझा के देखो, नहीं। लेकिन इसको हम नियंत्रण है, क्योंकि हम अगर चाहेंगे तो हम रोक भी सकते हैं इसको, अपने हिसाब से हम रोक लेंगे। लो सांस रोक ली, रुक गया हमारा। लेकिन अब जब मुक्त होगी वो, जब इसका पूरी क्रिया हो जाएगी तो हमें एटीपी के रूप में से ऊर्जा मुक्त मिल जाएगी, मतलब ऊर्जा मिल जाएगी। इतनी समझ में आ गई, नहीं आ गई। और ये कैसी, ये अनियंत्रित, कि इसका नियंत्रण नहीं किया जा सकता है, इसका नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन हम जो शोषण करते हैं उसका नियंत्रण होता है। आगे चलते हैं, आगे बाबू आपका है ऑक्सी शोषण और एक क्या है आपका अनाक्सी शोषण। क्योंकि ऑक्सी शोषण अनाक्सी शोषण दहन के बाद, ये इनके दोनों का अंतर के बाद आपका यही हेडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन उसमें अलग अलग किताब में अलग अलग है। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर अंतर आपको बता दे रहा हूँ, और वो चीज़ आपको पढ़ लेना समझ में आ जाएगी। तो अंतर समझ लो, वो चीज़ अपने आप समझ में आ जाएगी, अलग अलग पढ़ लेना। देखो ये क्या है, यह O2 की मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया होती है। मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, या ऑक्सी शोषण किसे कहते हैं। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन द्वारा जो शोषण होता है, तो हम ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन द्वारा शोषण होता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए जरूर। तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया कि ये O2 मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है, उपस्थिति में संपन्न होती है, पूर्ण होती है। समझा कि ये क्या है कि यह O2 की अनुपस्थिति में होती है, इसमें O2 नहीं चाहिए होगी, इसमें O2 कोई जरूरत नहीं है। तो ये O2 की अनुपस्थिति में कैसे संपन्न हो जाती है क्रिया। पीछे समझ में आ गई। अगला चलते हैं, देखिए अगला आपका दिया हुआ है कि यह ग्लूकोज अणु का पूर्ण विखंडन करता है। यह ग्लूकोज जो होता है, ये ग्लूकोज हमारा है, ये तो ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होगा। देखो पूर्ण विखंडन कैसा, विखंडन मतलब मैं आपको समझ सकते हैं, विखंडन मतलब होता है टूटना। जैसे मान लो इसको तोड़ दिया, तो ये क्या होगा, ये हमारा विखंडन हो गया। ये चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो ये विखंडन क्रिया होती है कि ये ग्लूकोज अणुओं का पूर्ण विखंडन करता है। इधर आ जाओ, ये क्या करता है, ये ग्लूकोज अणुओं का पूर्ण विखंडन नहीं करता है, ये अपूर्ण विखंडन करता है, पूर्ण नहीं करता है, ये अपूर्ण करता है। ये विखंडन ही नहीं करता, इस तरीके से समझ लो। हमारी ऑक्सी शोषण में क्या होगा, ये ऑक्सी शोषण जो होगा वो हमारा ग्लूकोज जो हमारा होगा, ग्लूकोज का विखंडन होगा। मैंने अभी आपको समझाया था अपचयन होता है, अपचयन मतलब विखंडन में टूटता है। तो जब ये ग्लूकोज का ही तो अपचयन हो रहा था, इधर ग्लूकोज का अपचयन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। ठीक है, आगे देखिए तीसरा कह रहा है, ये अंतिम में CO2 और जल देता है। मैंने आपको बताया जब हमारा अपचयन होता है, ये हमारा क्या बोलते हैं, अपचयन होने के बाद जब उसका मुक्त होती है, तो मुक्त होती है, जैसे हमने आपको भी सूत्र भी लिखा था, CO2 वो C6H12O6 + O2 बराबर क्या होता है, CO2 था, H2 होता और ऊर्जा थी। तो ये जब हमारा होता है कि ये अंतिम जब इसका चढ़ जाता है, तो अंतिम चरण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलता है। इसमें देखो क्या है, जैसे कहते हैं ये ईस्ट में एल्कोहल तथा CO2, ये OH दे रही है, OH हमने एल्कोहल में ही OH लगता है। ठीक है, तो आप एल्कोहल लिख सकते हैं, यहाँ पर OH मत लिखना। आप अगर कॉपी पेन लेके बैठो तो आप एल्कोहल लिखना। तो ये ईस्ट जो हमारा एक जीवाणु होता है, उस जीवाणु में ईस्ट जो होता है उसमें एल्कोहल तथा CO2 पेशी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल देता है। लैक्टिक अम्ल जो उसकी पेशी जो कोशिकाएं होती है उसके अंदर ये लैक्टिक अम्ल देता है। कोशिकाएं होते हैं CO2 हो गए, CO2 पेशी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल। लेकिन हमारे में क्या था कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल दे रहा था। ठीक है, अगले देखो क्या है, ये कहता है कि ग्लूकोज का पूर्ण होने पर ज्यादा ऊर्जा मुक्त करता है, क्योंकि ग्लूकोज का पूर्ण जो विखंडन होता है, जब ग्लूकोज हमारा है, ये ग्लूकोज का जब पूर्ण विखंडन होता है, ये हमें ज्यादा ऊर्जा देता है। कौन, ऑक्सी शोषण।
ऑक्सीजन हमारा जब ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है तो क्या होता है, ये हमें ऊर्जा ज्यादा देता है। लेकिन इसमें देखो क्या है कि ये ग्लूकोज का अपूर्ण विखंडन होने के कारण ये ऊर्जा कम मुक्त करता है, ये ऊर्जा कम मुक्त दे पाता है, क्योंकि ग्लूकोज का तो विखंडन होता नहीं और हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है। ग्लूकोज जब विखंडन होगा तब अपचयन होगा, तो कैटाबोलिक होगा, तब कैटाबोलिक रिएक्शन होगी तभी तो हमें मिलेगा, नहीं मिलेगा। समझा क्या? तो ये जब ग्लूकोज का ये विखंडन ही नहीं कर रहा है तो इसमें ऊर्जा कैसे मुक्त होगी, कम मुक्त होगी। लेकिन इसमें ये पूर्ण रूप से ये कर रहा है विखंडन, इसलिए इसमें ऊर्जा अधिक मुक्त होगी। अगला आपका है, यह सेल के साथ माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। सेल मतलब कोशिका, ये कोशिका के साथ साथ ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न अच्छी तरीके से होती है, क्योंकि पावर हाउस हम हमेशा बोलते हैं कोशिका का पावर हाउस किसी का बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऊर्जा हमारी संपन्न होती है, वहीं से पूर्ण रूप से संपन्न वहीं से होती है, इसीलिए उस माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं। समझा क्या, नहीं आ गया? तो इसका कोशिका के साथ साथ ये क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, लेकिन इधर ये है कोशिका द्रव में संपन्न होती है। देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही थी, लेकिन ये कोशिका द्रव में सिर्फ संपन्न होगी। अब क्यों संपन्न होगी वो चीज आगे देखो समझिए। यह अधिकांश जीवों में संपन्न होती है, जीव मतलब जैसे हम लोग हो गए और जो जानवर हो गए, इन लोगों में संपन्न होती क्रिया कौन सी, ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन ये ग्रहण करते कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, इसलिए ऑक्सीजन ये ज्यादातर किसमें होती है, जीवों में। लेकिन ये जो आपकी अनाक्सिक शोषण है यह हमारा केवल सिर्फ जीवाणु फंजी परजीवियों पर संपन्न होती है, इसीलिए हमारा ये कोशिका द्रव में संपन्न होती है। समझ में आ गया? क्योंकि ये जीवाणु फंजाई पर होता है। परजीवी मतलब दूसरों पर निर्भर रहने वाले, जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं वो परजीवी होते हैं, इसीलिए इसमें कोशिका द्रव में संपन्न होती है। और ये कैसे होती है, अधिकांश जीवों में संपन्न होती है। ठीक है, आपका अभी भी ऑक्सीजन जो है या जो श्वसन है वो श्वसन अभी पूर्ण नहीं हुआ है, पूरा चैप्टर अभी नहीं हो पाया है, तो थोड़ा लंबा है। वीडियो अगर पूरा करते हैं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, वीडियो को यहीं पर हम रोक देते हैं, सेकेंड पार्ट में आपको सब समझा देंगे। ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा श्वसन का, सेकेंड पार्ट आपको एक और मिल जाएगा। अब मिलते हैं सेकेंड पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।